नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज प्रत्यय पे चर्चा होगी हम लोग की। तो आइए प्रत्यय पे चर्चा करने से पहले कुछ दो शब्द मोटिवेशन हो जाए। आज का जो मोटिवेशन है हम लोग का, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, अगर सुल्तान भी बन गए तो अपने अंदर का फ़कीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, अगर सुल्तान बन भी गए तो अपने अंदर का फ़कीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रख। हार जा भले ही ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा भले ही ज़िंदगी में सब कुछ, परंतु ज़िंदगी की वह लकीर जिंदा रख। ज़िंदगी की वह लकीर जिंदा रख। तो आप देखिए, हमेशा ही उस लकीर को अपने जीवन में जिंदा रखने दीजिए जो आपको सफलताओं की सर्वोच्च सीढ़ियों पे ले जाए, जिससे आपका आगामी आने वाला भविष्य उज्जवल हो, अपने माँ बाप का सपना पूर्ण हो। ठीक है, उसी लकीर को जिंदा रखने की बात हो रही है। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय का, देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का प्रत्यय, प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय दो शब्दों के योग से बनता है। अगर संधि की जाए तो इसका अर्थ संधि विच्छेद होगा प्रतिधन अय, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ साथ, साथ चलना। परंतु जो साथ चलना ये कहाँ पे चलेगा, बाद में या पीछे। ठीक है, बाद में या पीछे। तो देखिए आय का जो अर्थ होता है ये होता है आना, अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे या बाद में जुड़ के उसके अर्थ को एक नया चमत्कार उत्पन्न करें, एक नया चमत्कार दें, उसी को क्या कहा जाएगा, प्रत्यय कहा जाएगा। देखिए प्रत्यय की टॉपिक पे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, थोड़ी सी आपको बस ध्यानपूर्वक देखेंगे, सब कुछ आसान है। तो आइए प्रत्यय पे उन टॉपिकों पे चर्चा की जाए जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम प्रत्यय किसे कहते हैं ये देख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे या बाद में जुड़ के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहा जाता है। देखिए वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में या पीछे जुड़ के उसको एक नया चमत्कार या एक नया शब्द उत्पन्न करें, उसी को क्या कहा जाएगा, प्रत्यय कहा जाएगा। बात की जाए प्रत्यय की तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो होता है वो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा जो है आपका वो होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है,
ये प्रत्यय के दो प्रकार हैं। बाकी प्रत्यय देखने किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं अपना, अगर इसमें मैं एक प्रत्यय जोड़ दूं पन, तो इससे क्या जो मूल शब्द जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा अपनापन। देखिए बात कीजिए प्रत्यय की, तो प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता। इससे पहले वाले टॉपिक पे जब हम लोग चर्चाएं किए थे उपसर्ग पे, तो उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे अनु का देख लीजिए, तो अनु का अर्थ ही होता है पीछे, लेकिन प्रत्यय का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता, ये हमेशा निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो देखिए यही क्या है आपका, ये प्रत्यय है। लेकिन हम लोगों की जो चर्चाएं करनी है वो इन्हीं शब्दों पे करनी है, कौन कौन से प्रत्यय हैं, किस किस की बाद में लगते हैं, कैसे कैसे लगेंगे। तो आइए उन पे चर्चाएं होती है। मैं दूसरा शब्द ले लूं आपका मानव। यदि दूसरा शब्द मानव लिखा, उसमें मैंने ताप प्रत्यय जोड़ दिया, तो आपका जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मानवता। देखिए मानव और मानवता में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसके एक नए अर्थ को दर्शाएगा, उसमें एक नया चमत्कार उत्पन्न कर देगा। मानव का अर्थ है सभी जीवित प्राणी जो हम और आप हैं, और मानवता का मतलब हमारे अंदर जो भाववाचक होती हैं वही क्या है, मानवता है। आप जैसे किसी को कहते होंगे कि आप में तो एकदम मानवता, इंसानियत, ईमानदारी, ऐसे ऐसी जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो किस में आएंगी, आपके ऐसे प्रत्यय जोड़ के ही उनका कहीं ना कहीं निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इन दोनों प्रत्ययों पे चर्चा करते हैं, कौन कौन से तद्धित हैं, कौन कौन से आपके कृत प्रत्यय हैं। देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द यानी धातु के अंत में लगता हो उसे ये क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी धातु के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करे, उसे क्या कहा जाएगा, आपका कृत प्रत्यय। देखिए धातु क्या होती हैं वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें देखेंगे, मैं आपको बखूबी बताया हूँ कि धातु किसे कहते हैं। जैसे कोई क्रिया होती है, मैं एक क्रिया ले लूँ चलना, ये हमारी क्रिया है, लेकिन ये जो हमारा ना है इसमें है, यही क्या आपका प्रत्यय है। अगर किसी क्रिया में से अगर ना को हटा दें तो जो मूल शब्द बचता है वही हमारे क्या है, धातु है। जैसे हम लिख ले लिखना, तो लिखना में से अगर हम ना हटा दें तो हमारा जो लिख बचेगा यही क्या है, धातु है। ठीक है, इसमें चलना में आपका क्या होगा, चल जो है वो क्या है, आपका एक धातु है। तो आप समझ गए। अब जो शब्दांश ऐसे होंगे जो किसी न किसी मूल शब्द जो क्रिया है जो धातु है उसी के अंत में जाके जुड़ के और उसमें जो एक नए शब्द का निर्माण करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा, आपका कृत प्रत्यय। तो देखिए जैसे मूल शब्द हमारा तो चल था, जो धातु शब्द है वो हमारा चल और लिख है, लेकिन इसमें जैसे ही मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया वैसे हमारा जो नया शब्द बना वो क्या हुआ, चलना लिखना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का निर्माण जो हुआ है वो क्रिया से हुआ है। तो जो वही शब्दांश जो किसी धातु के अंत में लग के और उसमें नया चमत्कार उत्पन्न कर दें या नए शब्द का निर्माण करें उसे क्या कहा जाएगा, कृत प्रत्यय कहा जाएगा। इसके देखिए कुल कई भेद होते हैं, उन भेदों पे भी चर्चा कर ली जाए।
तो आइए उन भेदों पे चर्चा करते हैं। एक होता है कर्तृवाचक प्रत्यय, अर्थात जिस कृदंत शब्द से कर्ता का बोध हो उसे ही क्या कहा जाएगा, कर्तृवाचक प्रत्यय। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसमें ले लिया जाए आपका हम एक शब्द ले लें पर, अगर इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं या आना जोड़ दीजिए तो इसका क्या जो निर्माण होगा वो क्या होगा, आपका पढ़ाना। ठीक है, और जो आपके कर्ता का बोध कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द है लेख। लेख में जैसे ही हम आपका अक जोड़ते हैं वो क्या होता है, आपका लेखक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका एक कर्ता का बोध करा रहा है लेखक। ठीक है, ये क्या है, आपका एक कर्ता का बोध करा रहा है। जैसे मैं मान लूँ आपका, मान लीजिए मैंने कोई शब्द लिया, आइए इसकी डेफिनेशन पहले देख लीजिए। वे शब्द जो किसी कर्ता का बोध कराए और तद्धितांत हो। उसे आपका क्या कहा जाएगा, कर्तृवाचक प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए आपको एक शब्द दिया लेख, और इसमें जैसे ही आपका अक प्रत्यय जोड़ा तो मेरा जो नया शब्द बना वो बना है लेखक। लेखक कैसा, आपका एक कहीं ना कहीं कर्ता का बोध करा रहा है कि लेखक एक क्या है, कर्ता है। ठीक है, आइए इसके जो अन्य भेद हैं उन पर भी चर्चा कर ली जाए। देखिए दूसरा जो हमारा शब्द है वो करणवाचक प्रत्यय है। तो जिस वस्तु या साधन के द्वारा किसी कार्य को करना हो तो उसे ही जो आप रखेंगे उसमें किस में रखेंगे, तो करणवाचक प्रत्यय में। जैसे मैंने आपको उस दिन जब आपको कारक पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो इसमें जो आपका करण मैं बताया था तो उसमें एग्जाम्पल दिया था कि राम ने रावण को तीर से मारा या बाण से मारा। तो बाण आपका क्या है, वो तो कर्म है, लेकिन आपका जो किससे मार रहा है तो जो से विभक्ति आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, आपकी कर्ण से आ रही है। ठीक है, तो देखिए जिस वस्तु या साधन के द्वारा काम का करना या होना पाया जाए, जिस वस्तु या साधन के द्वारा कार्य सिद्धि हो उसे ही करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए करणवाचक प्रत्यय जिस वस्तु या साधन के द्वारा किसी कार्य का सिद्धि होता है उसे हम क्या कहते हैं, करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं एक मूल शब्द ले लूं, मैंने एक मूल शब्द लिया झा। ठीक है,
झाड़ मूल शब्द है आपका। झाड़ आपको किस कहेंगे, जैसे देखेंगे जहाँ जंगल झाड़ी या पेड़ पालों की अधिक संख्या होती है उसी को लोग झाड़ कहते हैं। अगर इसमें मैं ऊ प्रत्यय जोड़ दूँ तो मेरा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा झाड़ू। तो जो झाड़ू शब्द है कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी क्रिया को करने में सहायक होता है, ठीक है, किसी कार्य की सिद्धि हो रही है इससे। तो यही जो आपका नया शब्द बन के तैयार होगा ये क्या कहलाएगा, आपका करणवाचक प्रत्यय, ठीक है। एक शब्द ले लूँ चाक। अब देखते होंगे प्राइमरी लेवल पे अगर जब भी पढ़ाई होती है तो चाक से ही हम लोग की होती थी। तो जो चाक है एक मूल शब्द है, लेकिन जैसे मैं इसमें ऊ जोड़ दूं तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, चाकू। चाकू कैसा है आपका, एक प्रकार का क्रिया की सिद्धि है, कार्य करने में हमें कहीं ना कहीं सहायक होती है किसी कार्य को करने में। तो ये आपके किस में आएंगे, कर्णवाचक प्रत्यय में आएंगे। समझ गए होंगे आप। आइए आगे जो चलते हैं इनके भेदों पे। एक है हमारा भाववाचक, देखिए भाववाचक कृदंत प्रत्यय में क्या होता है, जिससे आपके गुण, दोष, प्रेम अर्थात जितनी भी भाववाचक जो हैं उन्हीं का बोध हो, आपके भावों का बोध हो, उससे क्या कहेंगे, भाववाचक प्रत्यय कहेंगे। वे शब्दांश जो या जिससे हमारी भाव की सिद्धि होती है, भाव अर्थात गुण, दोष, प्रेम, ईर्ष्या, आदि की सिद्धि हो, उसे ही आपका जो कहा जाएगा वो किससे कहा जाएगा, भाववाचक प्रत्यय में। देखिए इसके एग्जाम्पल जो हैं, जैसे मैं एक शब्द ले लूँ पीट। जैसे आप किसी को पीटते हैं तो वही शब्द मैंने लिया पीट, लेकिन जैसे इसमें मैंने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, पिटाई, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके भाव को दर्शा रहा है, आपके गुण को दर्शा रहा है, ठीक है, कहीं प्रेम, ईर्ष्या, कुछ ना कुछ को तो आपको दर्शा ही रहा है। जैसे मैं ले लूँ एक सजा, लेकिन अगर इसमें जैसे ही मैंने वट जोड़ दिया तो क्या होगा, आपका सजावट हो जाएगा। आप भी अपने घर के आसपास करते होंगे, तो इससे जो नया शब्द बन रहा है कहीं ना कहीं आपके भाव को दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा होगा। कैसा चीज़ है, सुंदर है, सजावट कैसी है, अच्छी है। मैं एक शब्द ले लूँ एक आपका शब्द है रूल प्लस आई, जिससे नया शब्द बनेगा रुलाई। रुलाई क्या है, कहीं ना कहीं आप कष्टमय में हैं, आपकी एक भाव को दर्शा रहा है कि आप इस टाइम क्या है, कष्टमय में दिख रहे हैं, तो उससे जो शब्द बना है रुलाई बना है। तो ऐसे ही जो शब्दांश आपके भाव को दर्शाए वो किस में आएंगे, भाववाचक कृदंत प्रत्यय में, ठीक है। आगे आपका है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। देखिए कर्मवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं, जिस कृदंत पद के द्वारा कर्म का बोध हो, जिस
कृदंत पद के द्वारा कर्म का बोध हो उसे ही कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से यदि कर्म का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, आपके कर्मवाचक प्रत्यय कहेंगे। जैसे मैं एक शब्द लिया खा। खा आपका एक शब्द है, धातु है, लेकिन इसमें जैसे ही मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपका खाना। खाना क्या है, कोई भी भोजन है, आपका कहने के कर्म को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द लिया चल, इसी में जैसे ही आप आना जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, चलाना। कहीं ना कहीं आपके एक कर्म को दर्शा रहा है। ठीक, एक मैंने शब्द लिया कह, अगर इसमें आप आवत जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी आपकी कहावत। तो इससे भी आपका कहीं ना कहीं एक कर्म का बोध हो रहा है कि जो आप कर्म कर रहे हैं, लोकोक्तियाँ कहावत जो होती हैं, क्या होता है, एक प्रकार का कर्म में आएगा। ठीक है, तो इन सब से आपका कर्म का बोध होता है, उसी को हम कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। आगे है आपका क्रियाघोतक प्रत्यय। देखिए, क्रियाघोतक प्रत्यय में क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं क्रिया का बोध कराएगा, उसे ही क्रियाघोतक प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश आपके क्रिया का बोध कराए, जो शब्दांश क्रिया का बोध कराए उसे ही क्या कहा जाएगा, क्रिया घोतक प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है, वे शब्दांश जो क्रिया का बोध कराए उसे ही क्रिया घोतक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द है आपका हस, यदि इसमें मैं ना प्रत्यय जोड़ता हूँ तो इससे जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा हंसना। हंसना क्या है, एक प्रकार का क्रिया है। ठीक है, मैं एक शब्द लिया रो, अगर इसमें मैं ना प्रत्यय जोड़ दूँ तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा रोना। रोना क्या है, आपकी एक प्रकार की क्रिया है, कहीं ना कहीं क्रिया का बोध करा रहा है। आपका एक शब्द है लड़, अगर इसमें मैं ना प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा लड़ना। लड़ना क्या है, आपका एक प्रकार का क्रिया का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी भी प्रत्यय में, किसी शब्दांश में जुड़ के उसे क्या करें, क्रिया का बोध कराएं, वही किस में आएंगे, क्रियाघोतक प्रत्यय में आएंगे। तो जो ये सब हैं प्रत्यय, वो किस में आएंगे, क्रियाघोतक प्रत्यय में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका जो दूसरा है, मैं बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय को तो मैंने बता दिया, जो आपका दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, उसको देख लीजिए। देखिए, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्द या वे शब्दांश जिसका निर्माण किसी संज्ञा, सर्वनाम
अथवा विशेषण से हो, उसी को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ऐसा प्रत्यय जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से हो, उसे क्या कहा जाएगा? आपका तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है। तद्धित प्रत्यय देखिए, इसके भी निम्नलिखित भेद होते हैं जिन पे हम चर्चाएं कुछ करेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण भेद हैं उन पे चर्चाएं होंगी। तो ऐसा शब्द जिसका निर्माण मतलब किसी विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से हो, उसी को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक शब्द लेता हूँ, अपना। अपना क्या है? एक प्रकार का आपका सर्वनाम शब्द है, लेकिन जैसे इसमें मैंने पन जोड़ दिया तो इससे जो नया शब्द बना वो क्या बनेगा? अपना पन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका देखिए सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। ठीक है। आइए इसमें हम देख लें। देखिए पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए ऐसे तद्धितांत प्रत्यय जिससे कर्ता का बोध हो, ऐसे तद्धितांत प्रत्यय जिससे क्या हो? कर्ता का बोध हो। कर्ता का बोध हो, उसे आपका क्या कहेंगे? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया मुख, लेकिन जैसे ही मैं इसमें ई या प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? मुखिया। देखिए मुखिया आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या कर रहा है? कर्ता का बोध करा रहा है। जो परिवार का सबसे बुजुर्ग होता है, जो मेन होता है, उसी को हम लोग मुखिया कहते हैं। तो एक प्रकार का आपका कर्ता का बोध करा रहा है। मैंने एक शब्द लिया लो, अगर इसमें मैं आर प्रत्यय लगा दूं तो इससे जो बनेगा शब्द वो बनेगा लोहार। लोहार क्या है? एक प्रकार का आपका संज्ञा है। हाँ, यानी किसी का नाम ही तो है, किसी जाति का नाम है, तो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो कहीं ना कहीं इन सब का निर्माण कुछ न कुछ से आपका या तो संज्ञा से हो, या सर्वनाम से हो, या विशेषण से हो, किसी न किसी चीज़ से जरूर होगा। और जो लोहार है आपका क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं कर्ता का बोध करा रहा है। ठीक है। आइए और कुछ ले लें। मैंने एक शब्द लिया दूध, और इसमें मैं एक शब्द प्रत्यय लगाया वाला, तो इससे जो आपको नया शब्द बनेगा वो बनेगा दूध वाला। अर्थात जो सुबह सुबह दूध देता हो वही क्या है? दूध वाला है। तो आपका कहीं ना कहीं संज्ञा का बोध करा रहा है, कहीं कर्ता का बोध कराया ही रहा होगा। कैसा है? आपका द्रववाचक संज्ञा है, और ये आपका एक तद्धितांत प्रत्यय जो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा। आइए आगे जो है
देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्द या ऐसे प्रत्यय जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण की सहायता से हो। ठीक है, सहायता से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्द जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की सहायता से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिया लड़का, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसमें पन शब्द जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? लड़कपन। ठीक है, लड़कपन क्या है? एक भाव है, एक दशा है। ठीक है, और ये क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। ठीक, तो आपका जो लड़कपन शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया मीठा, लेकिन जैसे मीठा में मैंने आई प्रत्यय जोड़ दिया या आस जोड़ दिया तो इससे आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा मिठाई या मिठास। तो कहीं ना कहीं ये भाव को तो दर्शा रहा है कि कैसा भाव है, तो मीठा भाव है उसका। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम या विशेषण की मदद से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हो उन्हें किस में कहा जाएगा? आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है, आइए जो आगे के कुछ हैं आपके भेद उन पे चर्चा कर लो जाए। देखिए एक होता है आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होगा? आपके कहीं ना कहीं गुण को दर्शाएगा। ऐसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द जो आपके क्या करें? गुणों का निर्माण करें, उसे ये जो प्रत्यय कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? तद्धित प्रत्यय। लेकिन तद्धित प्रत्यय में भी कौन सा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं एक शब्द लिया दया, ठीक है, दया में जैसे मैंने आलू जोड़ दिया, आलू क्या है? आपका एक प्रत्यय है, वैसे आपका जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? दयालु। ठीक है, कहता है ना कि नहीं राम बहुत दयालु है, श्याम बहुत दयालु है, तो आपका कैसा बन रहा है? एक गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, एक शब्द लिया मैंने शर्म, शर्म में अगर मैंने ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे जो आपका नया शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा? शर्मिला। शर्मिला भी क्या है? आपके कहीं ना कहीं गुणों का ही बोध करा रहा है। ठीक है, मैंने एक शब्द लिया चमक, चमक में मैं ईला जैसे जोड़ता हूँ वो कैसा आपका बन जाएगा? चमकीला। तो आपका कहीं ना कहीं ये सब क्या है? जो शब्द बने हैं वो आपके गुणों को ही दर्शा रहे हैं, अर्थात ये किस में आएंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में आएंगे। आगे आपका देख लीजिए, एक आपका आता है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय।
ऐसे क्या प्रत्यय हैं? ऐसे प्रत्यय जिससे किसी स्थान का बोध हो। ऐसे प्रत्यय जिससे किसी स्थान का बोध हो, उसे आपका क्या कहा जाएगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। ऐसे प्रत्यय जिनसे किसी स्थान का बोध हो उसे ही क्या कहा जाएगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे देखिए, एक आपका स्थान है भोजपुर, बिहार में पड़ता है, लेकिन जैसे मैं इसमें आपका ईया प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? भोजपुरिया। भोजपुरिया का मतलब अब पूरा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो आएंगे वो किस में आएंगे? भोजपुरी में आएंगे। ठीक है। जैसे ही मैं एक शब्द लिया राजपूत, राजपूत में मैंने अगर आना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? राजपूताना। ठीक है। जहाँ मान लीजिए राजपूतों की संख्या ज़्यादा हो किसी स्थान पे, उसको क्या कहा जाएगा? राजपूताना कहा जाएगा। तो ये भी कैसा है? मैंने एक शब्द लिया हिंदू, अगर इसमें मैं आना प्रत्यय जोड़ दूं तो ये हो जाएगा हिंदुआना। जिससे क्या बोध हो रहा है? जहाँ सारे के सारे हिंदू रहते हों उसी को हम क्या कहेंगे? हिंदुआना। जहाँ सारे के सारे राजपूत रहे उसे हम कहेंगे राजपूताना। मान लीजिए भोजपुर आपका एक बिहार का शहर है, अगर इसमें मैं ई या प्रत्यय लगा दिया तो ये भोजपुरी हो गया, अर्थात पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार का इससे बोध हो रहा हो। तो जिससे भी अगर किसी स्थान का बोध हो उससे किस में कहा जाएगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में। देखिए एक लास्ट है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय से क्या होता है? ऐसे प्रत्यय जिनसे किसी स्त्री का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम इसमें रखेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में। तो ऐसे प्रत्यय जिनसे स्त्री या स्त्री जाति ऐसे प्रत्यय जिनसे स्त्री या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहा जाएगा? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिया एक शब्द लिया नौकर, लेकिन नौकर में जैसे मैंने आनी प्रत्यय जोड़ा तो हमारा जो नया शब्द बन के आएगा वो कैसा बनेगा? नौकरानी। नौकरानी कैसी है? आपकी एक स्त्री पद है। ठीक है। इससे आपका किसी न किसी स्त्री का बोध हो रहा है कि वो कैसा है? स्त्रीवाचक है। दूसरा शब्द मैंने लिया, मान लीजिए जेठ मैंने लिया, इसमें अगर आनी प्रत्यय जोड़ें तो एक क्या बनेगा? जेठानी बनेगा। जेठ का मतलब जो अपने से बड़ा भाई हो, उसकी जो बीबी होती है उसी को जेठ कहते हैं। आनी मैं यहाँ पे प्रत्यय जोड़ा हूँ तो जेठानी जो शब्द बना, यानी जेठानी का मतलब क्या हो गया? आपकी जो बड़े हैं आपके हस्बैंड से भाई, उनकी बीबी। और जेठ का मतलब आपका बड़े भाई है। ठीक। दूसरा शब्द आपका देखिए
देखिए मैं एक शब्द दिया हूँ ठाकुर, लेकिन जैसे ही इसमें आप आयन जोड़ देंगे तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो ठाकुरायन होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई राजपूत हो, उनको तो आप लोग ठाकुर कहते होंगे, लेकिन जैसे आयन प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो उनकी बीवी को कहा जाएगा वो कहा जाएगा ठाकुरायन, यानी कहीं ना कहीं इसमें स्त्री का बोध हो रहा है। जैसे मैंने एक शब्द लिया नाग, इसमें मैं इन शब्द जोड़ दूँ, इन प्रत्यय जोड़ दूँ, तो जो इससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, नागिन। तो नाग तो आपका एक पुरुष है, लेकिन जैसे ही इन प्रत्यय जोड़ा वो क्या हुआ, स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका जो आज का टॉपिक था प्रत्यय का, उसको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित ही कमेंट करें, पूरी मदद की जाएगी। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे, उसमें शेयर करें, ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर से बेहतर सेवा दे सकूं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।